नमस्कार साथी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि हम बहुत बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। यानी कि जो आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में हिस्ट्री है, बहुत मस्त चीज़ें हैं। मतलब एक तरह से बहुत ही मज़ा आ जाएगा पढ़ने में और पढ़ाने में, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हिस्ट्री है आपको सिर्फ पढ़ कर जाने में, मतलब एग्जाम में पास करना बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब एक तरह से सामान्य चीज़ है, आप पास कर सकते हैं। लेकिन सच में जो चीज़ें आपको देनी चाहिए वो चीज़ हम दे रहे हैं, जो आपको यूपी टेट में भी और सुपर टेट में बहुत काम आए, कहीं भी काम आएगा। तो प्लीज़, इससे पहले हमने बाबर पे और हुमायूं पर और शेर शाह पे वीडियो बना दिया है। और आप अगर कहेंगे तो अकबर से रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं, जैसे चांद बीबी है, और प्लस अकबर बहुत अत्याचारी भी रहता है, बाद में बहुत सही होता है। अकबर महान लोग कहते हैं ना, तो आज अकबर की महानता हम आपको बताएंगे किस प्रकार से अकबर को सच क्या महान था, क्या फिर महान नहीं था। समझ रहे हैं? एक तरह से इसका एक तरह से कहिए कि एक तरह से हरम दल चलता था। इसकी दाएमाची जो कि एक हरम दल चलाती थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। अगर आप कहेंगे तो इसके बाद हम राणा प्रताप महाराणा प्रताप पर एक वीडियो लाएंगे, क्योंकि उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी अलग है, तो इसमें थोड़ी सी डिस्कस करने को हम पाएंगे इसमें, लेकिन पूरा का पूरा अकबर के बारे में जिक्र करेंगे। ये सारी चीज़ जो लिखी हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा, यूपी टेट के लिए भी, सुपर टेट के लिए तो है ही खैर। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब आपने देखा कि हुमायूं स्वाहा हुआ 1556 ईस्वी में। जैसे हुमायूं स्वाहा होता है, हुमायूं चला जाता है भैया कहाँ, निर्वासित हो जाता है कहीं, जंगलों में भटकता रहता है इधर उधर। तो उसका भाई रहता है हुमायूं का, आपने पता था चार भाई थे। चार भाइयों में से एक भाई उसका जो रहता है सबसे बड़ा वाला, उसके गुरु जी रहते हैं। वो अपने गुरु के यहाँ एक तरह से गुरु के बेटी से ही शादी कर लेता है, और उसके जो बच्चे होते हैं उसका नाम अकबर होता है, और वही अकबर महान के नाम से जाना जाता है। अकबर सत्ता पे कब बैठता है? 1556 में, अपने पिताजी के मर जाने के बाद। 1556 से 1605 तक सबसे लंबा शासक यही रहता है, और इसके शासन में हमको बहुत बड़े विस्तार देखने को मिलते हैं। सच में भारत का जो योद्धा निकल के आया था बाबर के बाद, मतलब अकबर बहुत सारी लड़ाइयां लड़ता है। देख रहे हैं ये सारी चीजें, किला है, जीता गया है। ये किला है, किला के राजा यह सब थे, इनको मारकर इनके जो सहयोगी थे इधर लिखे गए हैं, और किस डेट को जीता गया था सारे डेट लिखे गए हैं आपके सामने। सारी चीजें बताएंगे। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, इसी के समय हुआ था। जैसे गद्दी संभालता है तुरंत युद्ध हो जाता है ना। एक बैरम खां होता है जो इसका सहयोगी होता है, जो एक तरह से कह लीजिए बैरम खां अगर ना होता तो आज अकबर अकबर ना होता। बाद में बैरम खां से इसकी दुश्मनी होती है, दाई माँ जो होती हैं, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक रचना रचते हैं। सारी चीजें बताते हैं कि करके सुनिएगा। सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर भाई, फरवरी को तो हुआ था, याद रखना किसका, फरवरी में तो वैलेंटाइन डे, इस तरह याद कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों को याद होगा। और 15 फरवरी को आपको पता है कि जो हमारे शहीद हुए थे, है ना, जो अभी उनका दिन भी मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से, हमीदा बानो बेगम कौन थी? वही हुमायूं की पत्नी थी, जो मीर बाबा की लड़की से शादी किया था हुमायूं, जब निर्वासन उसको कर दिया गया था। तो हमीदा बानो बेगम से के गर्भ से अकबर, यानी कि अमरकोट के राणा वीर साल के महल में इसका जन्म हुआ था। याद रखेंगे इसका जो गर्भ हुआ था, गर्भ एक तरह से मतलब कि जब इसका जन्म हुआ था, कब कहाँ हुआ था, तो बता देंगे अमरकोट के राणा वीर साल के महल में अकबर यानी सम्राट अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। हमीदा बानो बेगम उसकी माता का नाम था। अब अकबर के बचपन का नाम था जलाल। याद रखेंगे जलाल नाम था, है ना, याद रखेंगे भाई जलाल नाम था। और उसका राज्याभिषेक कब होता है? याद रखेंगे 14 फरवरी 1556 ईस्वी को उसका राज्याभिषेक हो जाता है, पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर। थोड़ा सा अगर दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें थोड़ा सा कैमरा बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें कल रात में हमसे दिक्कत हो गया था, ये गिर गया था, है ना, तो हिल रहा है। तो हम इसको सही करेंगे, तो 1-2 मिनट के बाद हमको जाना पड़ेगा, तो आप रुके रहिएगा बस। अकबर का शिकार बहुत लोग करना चाहते थे, क्योंकि भाई अकबर बहुत महान शासक था, तो अकबर से दुश्मनी बहुत लोगों ने मोल लिया था। अब ऐसे स्थिति में अकबर भी कम थोड़े था, अकबर एक तरह से खलनायक, मतलब एक तरह से बहुत ही बारूद था, समझते हैं। इसको लड़कियां बहू बेटियां बहुत पसंद थी, मतलब किसी के घर की बहू बेटी देख लिया तो फिर उसके बाद उसको पाना ही पाना इसका लक्ष्य हो जाता था। अब उसको किसी तरह जीतना है। इस कदम में आप देखेंगे अभी चांद बीबी हो गई, और प्लस एक और थी, उसकी हम लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। चांद बीबी प्लस एक और महान शासिका थी, इसको एक तरह से कह लीजिए ना, चट्टी का दूध याद दिला दी थी। खुद अकबर गया था लड़ने यार, तब हार के आया था। वो खुद अपने से मृत्यु की घाट, मतलब एक तरह से मृत्यु, मतलब अपने आप मृत्यु से धार गई थी, समझ ना। इसी तरह चांद बीबी को भी ये पाना चाहता, लेकिन चांद बीबी अपने मजनू की याद में खुद की अंगूठी चाटती है, और खत्म हो जाती है उसकी कहानी। जब यह पता चलता है उसे कि अगर मैं सही हो गई तो मेरा संभोग करने वाला है अकबर, तो इस वजह से वो अपने आप को ही मार डाली थी।
हॉस्पिटल में, मतलब वैद्य जहाँ पर उसको रखे जाते थे, मतलब सही करने के लिए अकबर कहा था कि भैया इसको सही कराना है, इसके बाद मेरे हरम दल में इसको शामिल करना है संभोग के लिए। तो इस तरह से सारी चीज़ें थी, लेकिन बाद में वो मर जाती है। सारी चीज़ें बताते चलते हैं। अब देखिए अकबर का जो एक तरह से शिक्षक था, या कह लीजिए कि उसका शिक्षक था अब्दुल लतीफ़ ईरानी, विद्वान था बहुत। अकबर का शिक्षक के नाम से जाना जाता है, बहुत बार पूछा गया, अब्दुल लतीफ़ ईरानी। अब वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि भी धारण करता है। आगे चलकर याद रखेंगे, राज सिंहासन पर बैठता है जब, तो वह किस नाम से बैठता है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही। थोड़ा बड़ा नाम है लेकिन याद रख लेंगे, गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। अब याद रखेंगे बैरम खां एक आता है जो इसका संरक्षक होता है, जो एक तरह से कहिए सिया माता मातवलंबी कहा जाता है ना, कि एक तरह से कि उसका सहयोग करता रहेगा। उसकी एक तरह से पैदाइशी उनके बैरम खां की पापा जी दादाजी यह सब थे, जो कि मुगलों की एक तरह से संरक्षक बन के बैठे थे, मुगलों की सहायता करेंगे, एक तरह से कहा जाता है सेनापति कह लीजिए। तो बैरम खां जो था वह अकबर का सेनापति बन के बैठा था। 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा, क्योंकि बाद में इसके खिलाफ संरचना रचने लगते हैं सभी लोग, क्योंकि अकबर के बहुत करीब ये पहुंच गया था। तो अकबर की जो धाय माँ ने ही हरमदल चला रखा था, है ना। धाय माँ याद रखेंगे। धाय माँ जो अकबर की थी वह इसको मानना चाहती थी, वो अपने बेटे को अकबर के गद्दी सिंहासन में बैठाना चाहती थी। लेकिन जब बाद में अकबर को यह पता चलता है धाय माँ ऐसे कर रही हैं, तो उसके बेटे को उठाकर बाहर फेंक दिया था छत से। और बैरम खां के मतलब इसके बाद बैरम खां का जब डेथ हो जाता है, बैरम खां को अकबर का जो सहयोगी होते हैं बीरबल, वह कल इसको मरवा देते हैं। बाद में उसको बीरबल की भी मृत्यु हो जाती है। बीरबल नहीं, अकबर के ही एक तरह से पूरे के पूरे राजपाट में से एक लोग रहते हैं जो कि मरवाते हैं, उसका नाम बताएंगे हम, बस सुनते चलिए। बैरम खां जो कि एक सहयोगी के रूप में काम कर रहा था अकबर का, और 1556 से 1560 ईस्वी तक कार्य करता रहता है। अकबर का संरक्षक यही बन के बैठा रहता है। वह बद्स खां का निवासी था। बद्स खां एक जगह था जो कि अकबर जीत चुका था, वहां का निवासी था। इसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। किसको भाई? बैरम खां को अकबर जो बुलाता था खानी बाबा के नाम से बुलाता था। अब देखिए पानीपत की जो दूसरी लड़ाई होती है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बताया बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ होता है, लेकिन पानीपत की जो दूसरी लड़ाई होती है मित्र, वह होता है कब? याद रखेंगे 1556 में। 1556 5 नवंबर 1556 को भैया जो अकबर था राज सिंहासन पर बैठा है 14 फरवरी 1556 को, और कुछ महीने बाद 5 नवंबर 1556 को ये लड़ाई पे चला जाता है। समझ लो कितना बलशाली था, कितना ताकतवर था। लेकिन इसका सच में जो ताकत था खुद का नहीं था, ये बैरम खां का था। बैरम खां से लोग बिल्कुल डरते थे, समझ लीजिए। इस वजह से बैरम खां को जब ये त्याग देता है, निकाल देता है, अपने दूसरे किला पे भेज देता है, तो रास्ते में ही बैरम खां को जो दुश्मनी थी बहुत लोगों से थी, वो अकेले पाकर उसे मार डालते हैं। अब अकबर और हेमू के बीच जो लड़ाई लड़ी जाती है, पानीपत की दूसरी लड़ाई, याद रखेंगे उसमें सहयोग पूरा का पूरा बैरम खां का रहता है, तो नाम मात्र के लिए अकबर हो जाता है। याद रखेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमचंद द्वितीय, या फिर सॉरी हेमचंद के नाम से था। यह हिंदू शासक रहता है, एक तरह से बहुत महान, बहुत बलशाली रहता है। इसके कहा जाता है कि हेमू लड़ता रहा, और इसका हारने का मात्र एक कारण यह था कि कहीं से तीर आता है, इसकी आंख में चुभ जाता है। अब यह जब गिर जाता है तो इसके सैनिक भागने लगते हैं, सैनिक भाग जाते हैं सारे के सारे। अब अकबर क्या काम करता है, या तो खुखार था ही, और उठता है और बैरम खां को इजाज़त देता है कि जाओ, अपने ही आता है, उसका गला काट देता है। गला काटने के बाद उसका मुंडी ऐसे लेकर पूरा गांव मोहल्ले उसके पिताजी के पास भेज देता है, जिसके शोक में उसके पिताजी भी मर जाते हैं, और सबका एक दहशत बना लेता है। अब फिर से हुमायूं के बाद सबसे बड़ा जो मुगलों का एक दबदबा देखने को मिला, अब अकबर के समय से देखने को मिला। इस युद्ध में अकबर की विजयी होती है, जाहिर सी बात है भाई, आप याद रखेंगे यह छल से जीता गया था। अब देखना 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर देते हैं। क्यों करते हैं हम आपको ये बताते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा संरचना रचा गया था इनके खिलाफ, क्योंकि इनकी जो धाय माँ थी अकबर की, यह नहीं चाहती थी कि यह इतना करीब जाए इनके, क्योंकि बाद में हमारे बेटे को राजपाट न देकर लग रहा है इसे दे देंगे। तो इस स्थिति में वह एक तरह से इसको जहर देकर मारने का प्रयास करती हैं, लेकिन बच जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें करते हैं इसको मारने का, लेकिन उसके बाद में इनके दिमाग में ख्याल आता है कि इसको कैसो भी अकबर से दूर किया जाए। तो अकबर की बातें एक तरह से एक ऐसी स्थिति होती है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई रानी रहती है, फिर कुछ ऐसा होता है कि अकबर सच में उसको एक तरह संभोग करने वाला होता है, लेकिन बैरम खां पे लालसा लगा दिया जाता है कि जो सच में आपको संभोग करने के लिए लड़की दी जा रही है, वह जो लड़की है वह संभोग करने के लिए जो आपको दी जा रही है, वह सच में
बैरम खां द्वारा संभोग कर लिया गया है पहले से, तो उसका दिल मानने को तैयार नहीं होता है। और बाद में क्या होता है कि वह उस पर विश्वास कर लेता अपनी माँ पर, और उसके खिलाफ एक तरह से घृणा उसके दिमाग में धीरे धीरे भरना स्टार्ट कर देता है। छोटे छोटे बातों को लेकर बैरम खां से गुस्सा हो जाना और दिल न मानना उसका कि ये सारी चीज़ें कर सकता है। लेकिन बैरम खान नतमस्तक हो जाया करता था कि बादशाह जी जो भी हमारे साथ करना है आप करिए, क्योंकि हम आपके साथ गलत करने का कोई धारणा नहीं होता है मेरा। लेकिन बाद में जब ये ऊब जाता है, तो उसको सच में एक ऐसी जगह भेज देता है कि जहाँ पर आप महफूज रहो। मक्का की तीर्थ यात्रा के लिए भेज देता है, जाओ भाई आप। लेकिन उसी समय, क्योंकि इसका बहुत बड़ा दुश्मनाई होता है, बहुत बड़ा दुश्मनी होता है इसका, क्योंकि बहुतों लोग से लड़ाई लड़ा होता है। इस वजह से इसको रास्ते में ही मुबारक खान नामक युवक ने इसे मार दे इसको एक तरह से गला देख के इसका कत्ल कर देता है। याद रखेंगे, पाटन नामक स्थान पर, है ना। मक्का जो आप आज देखते हैं यूएई में है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट में, ठीक है ना, जो खाड़ी देश है भाई, जहाँ से तेल वगैरह बहुत ज़्यादा आयात किया जाता है भारत द्वारा। अब इसके बाद याद रखेंगे, मई 1561 में अकबर ने हरमदल से मुक्ति पाली। अब हरमदल से मुक्ति पाली, पूर्णतः मुक्ति पाली जब हरमदल धायमा थी वो मर जाती हैं। हरमदल का मतलब हम बता देते हैं आपको कि एक ऐसा दल था जिसमें कि औरतों की संख्या, लड़कियों की संख्या, वैसे यह औरत हो जाती थी, आती थी लड़की के रूप में, जो अविवाहित मतलब विवाहित नहीं हुआ करती थी। एक तरह से उनको उठा ली, विवाहित हुआ वही करती थी, इसकी नज़र में चढ़ गई अकबर के, तो बिना संभोग किए मानता नहीं था और उसको लाता था, मतलब रातें गुजारना, सारी चीज़ें। अब इसका इतना बड़ा यह था ना कि मतलब कि एक लड़की को जब ये मतलब संभोग कर लेता था, तो दूसरा का मतलब उसका दूसरी बार नंबर नहीं आता था। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी, समझ, मतलब एक तरह से इसकी पटरानियाँ बहुत थी, लाखों में थी। और उस हरमदल से जब इसे छुटकारा कब मिला, तो बाद में इसे रियलाइज हुआ सच में हम बहुत गलत काम कर रहे थे। तो जब धायमा मर जाती है, तब धायमा मरने के बाद यह हरमदल से इसको छुटकारा मिल जाता है 1562 में, यानी कि 1562 में ही इसकी धायमा जो होती है वो मरती हैं। इस बात को याद रखना। उसके बाद जब यह मर जाती हैं, तो वह दास प्रथा को 1562 में बंद करता है। इसको सच में रियलाइज होता है कि दास प्रथा सच में बंद होना चाहिए था, जो धायमा लगा के रखी थी, अब हम इस पर कार्य करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले धायमा के मरने के बाद 1562 में इन्होंने दास प्रथा को, उन्मूलन को मतलब बंद किया, प्रतिबंध किया, और अकबर हरमदल से भी छुटकारा उसको मिल गया। सारी लड़कियां जो थी उसको आज़ाद कर दिया। अब उसकी ज़िंदगी तो नरक बना ही चुका था। तीर्थ यात्रा कर 1563 में ख़त्म कर दिया। जो तीर्थ यात्रा कर, जो तीर्थालु थे जो आते थे, उनके ऊपर तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था, तो इसको पता नहीं था। जब धायमा मर जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें अपने ऊपर लेकर अपने खुद मतलब खुद के दम पर सारी कार्य करने लगता है, तो इसको बंद करता है। जजिया कर जो गैर मुसलमानों पर लगाया गया था, उसको भी ये बंद करता है। फतेहपुर सिकरी की स्थापना करता है 1571 में, याद रखना है। इबादत खाना 1575 में बनवाता है। इसके बाद दीन इलाही की भी स्थापना करता है 1582 में। यह बात बहुत बार पूछा गया है। इलाही संवत कभी स्थापना करता है, बाद में यह बंद हो जाता है, सारी चीज़ें अब नहीं चलता है। अब तो शक संवत चलता है हमारा ना, जो कि 78 ईसा पूर्व बना था, 78 ईस्वी के। तो इलाही संवत की स्थापना 1583 में यह कर देता है। तो इतनी चीज़ें थी, आप नोट कर लीजिएगा। आगे अब आते हैं महाराणा प्रताप जी, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध स्टार्ट करने से पहले बता दें, महाराणा प्रताप जी के ऊपर अगर आप कहेंगे तो एक अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे। अंतर छोटी सी बात बस इसमें डिस्कस करेंगे, खत्म करेंगे। महाराणा प्रताप जितना बलशाली योद्धा, बलशाली एक तरह से कह लीजिए कि बलशाली छत्री पूरे पृथ्वी पर अब नहीं है। सब खिलाफ हो जाते हैं। इनके भाई उदय सिंह खुद इनके खिलाफ हो जाते हैं, अकबर से जाकर मिल जाते हैं, यहाँ तक कि अपनी बेटी को सौंप देते हैं कि ले जाओ, इसको भी संभोग करो। तो ले जाता है हंसी हंसी, एक तरह से दो बेटियां उनकी और होती हैं, जो कि उसको ले जाता है, अपने छोटे और बड़े भाई बेटे को दे देता है कि भैया आप संभोग करो। मतलब इस तरह से, मतलब एक तरह से पागल हुआ करता था लड़कियों के लिए वो। लेकिन बाद में सब कुछ चीज़ों को रियलाइज करता है। अब उसके बाद देखिए हल्दी घाटी का जब युद्ध स्टार्ट होता है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को होता है, याद रखना है आपको। इसमें कहा जाता है मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा प्रताप जी, वह नतमस्तक नहीं होते थे अकबर के सामने, क्योंकि उनको पता था एक छत्री, एक सच में जो हिंदुस्तानी है उसके अंदर एक हिंदू का खून बह रहा है। वह इनका घमंड, मतलब एक तरह से कह लीजिए इनका यह था कि हम मुस्लिम के सामने अपने आप को नहीं दस्तक कर सकते, अपने आप को एक तरह से अकबर जो महान है कहने को है, अभी इसके सामने हम अब नतमस्तक नहीं कर सकते, हार नहीं मान सकते। हम लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इसके सामने हम कभी भी सिलेंडर नहीं बोलेंगे। अब इसी सिलसिले में वो लड़ते गए, और बाद में पता चलता है उनका जो चेतक रहता है, पता है चेतक बहुत ही ताकतवर रहता है। हम बताते हैं अभी, चेतक इनके घोड़े का नाम था और राम प्रताप इनके हाथी का नाम था। दोनों से बहुत प्यार करते थे। अब बाद में यहाँ पर 1576 में ये इनकी हार हो जाती है। लेकिन कहा जाता है हारने के पीछे भी बहुत सारे राज होते हैं, पता है 18 फीट
1-2 फीट नहीं, 18 फीट घोड़ा छलांग लगाता है। पता है इसका जो सेनापति होता है अकबर का, जब 1576 की लड़ाई लड़ी जा रही थी, यहाँ पर देखिए कहीं लिखे हैं, यहाँ पर देखिए मान सिंह और आसफ खां। मान सिंह इसका सेनापति था अकबर का, जो कि इनको जो राणा प्रताप रहते हैं, इनको बीच में बिल्कुल युद्ध के रण के बीचों बीच लाकर इसके चक्रव्यूह के जाल में बिछा देना चाहता था। और वही काम हुआ कि राणा प्रताप जी घिरते चले गए, लेकिन राणा प्रताप का एक सहयोगी रहता है जो इनको छुड़ाता है कि भाई आप चले जाइए। उसके बाद वो सहयोगी उनके उसी जगह मार दिए जाते हैं। लेकिन राणा प्रताप का घोड़ा, वो बहुत ज़्यादा छलनी हो गए थे राणा प्रताप जी ना, मतलब लथपथ थे, लेकिन धीरे से झुक कर उस कान में कहते हैं अपने घोड़े के, चेतक रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। सच बताएं तो सच में कितना प्यारा घोड़ा रहा होगा, आज के युग में नहीं मिलेगा प्रभु। ऐसा सबके साथ होना चाहिए कि सच में उसकी ज़िंदगी में प्यार करने वाला एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो उसे कभी छोड़ कर न जाए। छोड़ कर जाने का मतलब तभी हो जब वो मृत्यु के घाट उतर जाए। सच में ऐसे सबके लाइफ में होना चाहिए, हमारे लाइफ में भी है, आपके लाइफ में भी होगा। मतलब ऐसे सबके लाइफ में एक ऐसा बंदा होना चाहिए सच में जो आपके लिए मरता हो, है ना? चेतक था और राम प्रताप हाथी थी। पता है कि ये चेतक 18 फीट, यार 1-2 फीट नहीं, 18 फीट छलांग लगाता है। मतलब बहुत बलशाली, बहुत धाकड़ घोड़ा था। उसके कान में झुककर कहते हैं कि चेतक, अब तुम ही कुछ कर सकते हो हमें बचाने के लिए, क्योंकि अब हमारा बचना मुश्किल है। तो लेकिन बस वही छलांग लगाता है, दौड़ता है इतना तगड़े में, अचानक से घोड़ा भनभना जाता है, समझ रहे हैं ना? बस दौड़ता चला जाता, दौड़ता चला जाता, दौड़ता चला जाता। इतना ज़्यादा बड़ा नाला था, पूरा लांघ जाता है और अकबर की सेना तकतकी करती रहती है। आखिर यह क्या हो गया? यह घोड़ा गजब है यार। लेकिन घोड़ा जैसे गिरा फिर उठ न सका, वो चला गया अपने मालिक का कहना मानकर। ऐसा होना चाहिए किसी के लाइफ में, मतलब हर किसी के लाइफ में एक ऐसा होना चाहिए शख्स जो सच में उसके लिए ही बना है। वह नहीं तो वह भी खत्म। अब उसी जगह से जो इनके जो भाई होते हैं उदय सिंह, और एक और रहते हैं इनके भाई उदय सिंह, और ऐसे एक लोग और रहते हैं जो कि अब इनके सामने आ जाते हैं, जो कि नतमस्तक कर दिए होते हैं अकबर के सामने कि भाई हम अपने, एक तरह से कह लीजिए कि हम आपका साथ देंगे, अपने भाई का साथ नहीं देंगे, राणा प्रताप जी का। तो अब उदय सिंह आ जाते हैं। उदय सिंह देखिए क्या, मान सिंह, उदय सिंह, हाँ मान सिंह और उदय सिंह दोनों लोग आते हैं। मान सिंह यही है ना, मान सिंह और उदय सिंह दोनों लोग आते हैं और कहते हैं भाई हम सच में आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि जब घोड़ा आपका साथ दे सकता है तो हम तो रहे खैर भाई आपके, हम क्यों नहीं साथ देंगे। तब से लेकर और जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई। इनकी मृत्यु कैसे होती है बताते हैं। जब यह एक तरह से कह लीजिए कि एक तरह से बाढ़ चढ़ा रहे थे, बाढ़ का नाम लिख देते हैं यहाँ पर, इसको इरेज करते हैं ना, इसको इरेज करते हैं। देखिएगा, महाराणा प्रताप की जो मृत्यु होती है वह 9 जनवरी 1597, सॉरी 9 जनवरी 1597 को होती है। 9 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु होती है। यह क्या करते हैं कि एक तरह से कह लीजिए धनुष हो गया ना, धनुष पे एक तरह से प्रत्यंचा कहते हैं ना, प्रत्यंचा चढ़ाना, जो चढ़ाते हैं बाढ़ तो बनाते हैं धनुष, बस वही प्रत्यंचा टूट जाता है। चढ़ाना वही प्रत्यंचा टूट जाता है तो इनके सीने पर आकर बहुत जोरों सा लगता है। एक मिनट, काला लग गया क्या? सही बनने लगा। उनके सीने पर आकर जोर से लगता है, उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। इनको किसी ने मारा नहीं था, इनको एक दुख हो गया था अपने घोड़े को लेके और हाथी को लेके, है ना। बाद में इनका जो देहांत होता है बहुत ही भयावह होता है। एक तरह से कह लीजिए वीर गति के प्राप्त हो जाते हैं। एक वीर योद्धा जो कि सच में माटी का रंग आज भी लाला है इन लोगों की वजह से। राणा प्रताप एक तरह से कह लीजिए कि चौवड़ में नई राजधानी बनाए थे। याद रखेंगे, चौवड़ एक जगह है, एक तरह से कह लीजिए कि का नाम था, आपको बताते हैं डुंगरूपुर नाम था। क्या था भाई? डुंगरूपुर नाम था। डुंगरूपुर में ही एक तरह से कह लीजिए चौवड़ एक जगह है, डुंगरूपुर के निकट एक चौवड़ नाम का जगह है, उसी राजस्थान में ही। तो उन्होंने एक तरह से एक किला बनाया था जिसका नाम था चौवड़। एक तरह से कह लीजिए हल्दी घाटी के निकट ही एक तरह से डुंगरूपुर है, डुंगरूपुर के पास आसपास चौवड़ करके उसी जगह इन्होंने किला बनाया था अपने नाम का। इस चीज़ को याद रखेंगे भाई। अब क्या होता है देखिए, हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी हुआ करता था। कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी हुआ करता था। और राणा की ओर से इस युद्ध में कौन लड़ रहा था बता देंगे, हकीम खां सूर लड़ रहा था। वह कलेजे की नेतृत्व कर रहा था राणा प्रताप की तरफ से, और अफगानी फौज की टुकड़ी एवं भीलों की छोटी सी सेना ने एक तरह से भाग लिया था इनके लड़ाई में। और बाद में यही जो रहता है हाकिम, यह एक तरह से राणा प्रताप को बचाने में अपना जान दे देता है। तो मतलब ऐसे थे हमारे राणा प्रताप। अब कुछ चीज़ें इसको याद करिएगा, फिर आगे भी चलते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, मालवा का किला जो जीता था, मालवा का जो पूरा का पूरा प्रांत जीता गया था, उस समय बाज बहादुर यहाँ का राजा हुआ करता था। बाज बहादुर को इन्होंने हराया था 1561 ईस्वी में अकबर ने। और उस समय मतलब अकबर का जो संरक्षक था, अकबर की तरफ से जो गया था लड़ने के लिए, इस बाज बहादुर को हराने के लिए मालवा का
क्षेत्र जीतने के लिए 1561 में आदम खां था, याद रखेंगे, आदम खां नहीं, आदम खां लिखा है, और पीर मुहम्मद। इसके बाद चुनार का किला, चुनार का पूरा प्रांत जो जीता गया था अफगानों के शासन से, अफगानों को हराया गया था 1562 में अकबर द्वारा, और उस समय अकबर की तरफ से कौन गया था? अब्दुल्ला खां। गोंडवाना का पूरा क्षेत्र जो इस समय आप समझ रहे हैं, जो कि गुजरात वाला इलाका, इधर वाला पूरा इलाका आ जाता है गोंडवाना। एक मिनट, गोंडवाना मतलब कि महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, गोंडवाना, अंगारा, हाँ, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र पूरा का पूरा यह जीता गया था वीर नारायण दुर्गावती से। यही दुर्गावती रहता है जिसको एक तरह से पाने की चाहत रखता है संभव करने की, लेकिन ये इतनी बहादुर थी, उसको पता नहीं था ये क्या ऐसे पाएगा, उसके पूरे वंश को ही नाश कर दी, समझ रहे ना। छट्टी का दूध याद दिला दी थी भाई, दुर्गावती इसका नाम था। अपने बच्चे को पीठ, मतलब बच्चे को अपने लेकर एक तरह से इतनी ऊपर से, मतलब बहुत खतरनाक थी भाई प्राणी यह, समझ रहे हो, मतलब इसका सेना इसके दम पर था, समझ लीजिए। मतलब यह जब निकलती थी ना, सारे मुगलों का सफाया करते हुए, तोपचियों का सफाया करते हुए, खतरनाक थी भाई। लेकिन 4-4 बार, एक बार नहीं 4-4 बार हराई इन्होंने, अपने दम पर हराई, और बाद में अपना खुद इन्होंने जान दे दिया, क्योंकि इनको पता था अगर बच गए तो अकबर के एक तरह से उपभोग का पात्र बन जाएंगे हम, लेकिन हम होना नहीं चाहते हैं। तो अकबर भी इनको हराता तभी ले जाता, लेकिन हरा नहीं पाया और ये अपना जान दे दी। तो बाद में नतमस्तक हुआ, सच में एक वीर स्त्री से हार गया, जो आज तक नहीं, आज तू मैं होने लगा था अकबर का, कि तुम स्त्री से हार रहे हो। तो उसका पारा गर्म होता गया, लास्ट में खुद जाता है और हार का सामना करना पड़ता है उसे, जब यह खुद मर जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से एक चांद बीबी थी, उसको भी पाने की इच्छा, उसकी दिली इच्छा बहुत थी कि मैं इसे पालूं, लेकिन बाद में सच में वो भी अपना देहांत, मतलब एक तरह सच में जो प्यार करते हैं किसी से ना, तो उसका रिलेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको नहीं मिलेंगे तो कभी किसी को नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से होना चाहिए, सबके साथ ऐसा होना चाहिए सच में, अगर उसको ना मिले तो किसी को नहीं मिले स्वर्ग। इस तरह से जब होता है आमने सामने, तो यह चीज़ें आपस में मिलता है, यह तय हो जाता है। तो इस तरह से इनके साथ था, यह अपने आप को बलिदान कर दी। अब 1564 ईस्वी में यह काम हुआ था, इनका एक तरह से वीर नारायण और दुर्गापति को हराया गया था। और आसम खां, ये चीज़ याद रखेंगे, गोंडवाना क्षेत्र की ये रानी रहती हैं। इसके बाद आसम खां द्वारा यह काम किया गया था। आमेर का क्षेत्र पूरा का पूरा भारमल से जीता गया था। भारमल से जीता नहीं गया था, भारमल अपने आप सिलेंडर कर दिया था। जब इतनी चीजें देखा ना कि अब हमारा क्या होगा, तो भारमल खुद अपनी पुत्री का शादी करा देता है इससे, और 1562 में अपने आप सिलेंडर कर देता है। जयमल, जयमल याद रखेंगे, मेड़ता का क्षेत्र का राजा हुआ करता था जयमल, यह भी 1562 में हार जाता है, और सरफरुद्दीन एक तरह से अकबर की तरफ से उसका नेतृत्व करते हैं अकबर का। मेवाड़ का क्षेत्र पूरा का पूरा उदय सिंह और राणा प्रताप से जीत लिया जाता है 1568 और 1576 में। जब महाराणा प्रताप का डेथ हो जाता है तो पूरा का पूरा क्षेत्र अकबर अपने मिला लेता है, और मान सिंह और आसफ खां एक तरह से कह लीजिए अकबर की तरफ से लड़ रहे होते हैं। रणथंभौर का किला सूरज नहाड़ा है ना, इस तरह से वहां का राजा था। इसको हराकर 1569 में भगवान दास और अकबर द्वारा जीत लिया गया था। कलिंजर का किला 1569 में, मारवाड़ का 1570 में, जैसलमेर का 1570 में, बीकानेर वाला क्षेत्र 1570 में, गुजरात का 1571 में, बिहार बंगाल 1574-76 में, काबुल कश्मीर कांधार 1595 में, सिंध बलूचिस्तान पाकिस्तान तक पूरा का पूरा क्षेत्र इसके कब्जे में आ गया था। सोच लो कितना खतरनाक था। अब इसको इरेज करते हैं, हम आगे पढ़ाते हैं। अब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ी सी चीज़ और बची है भाई। याद रखेंगे, दीन इलाही धर्म का जो स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक था वो राजा बीरबल थे। राजा बीरबल अकबर के दोस्त हुआ करते थे। बीरबल और अकबर की कहानी आपने सुना होगा, बहुत ही दिलचस्प कहानी रहती थी इनको, और इस पर बहुत सारी कहानियां बनी हैं ना। तो यह रहा। अब देखिएगा, अब इसके बाद अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को एक तरह से कह लीजिए जगत गुरु की उपाधि दिए थे। जगत गुरु की उपाधि दिए थे, याद रखेंगे। जौनाचार्य हरि विजय सूरी को दिए थे। एक तरह से जैन धर्म के अनुयायी रहा करते थे, याद रखेंगे। अब देखिएगा, राजस्व प्राप्ति की जब जब्ती प्रणाली अकबर ने अपने शासनकाल में स्टार्ट किया था। राजस्व प्रणाली की जब्ती प्रथा, मतलब एक तरह से राजस्व जितना ज्यादा है वो सब हमारे अंडर में आ जाना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने एक तरह से अपने इस चीज को अपने में मिला लिया था। जब्ती प्रथा ये स्टार्ट करा था कि जिसके पास भी जितने भी राजस्व होंगे उसका सबसे ज्यादा हम लेंगे, फिर उसके बाद अदर के पास जाएंगे सारी चीजें। मतलब जब्ती प्रथा किसने स्टार्ट किया था, याद रखेंगे, अकबर के समय ही स्टार्ट हुआ था। अब याद रखेंगे, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रथा इन्होंने स्टार्ट किया। इसके बाद अकबर के जो दीवान हुआ करते थे, अकबर के दीवान राजा टोडरमल, इनका नाम था, इसको हम जानते थे खानी जाति। ये किस जात के थे, खत्री जात के या फिर खन्नी जात के कहा जाता है।
ये खत्री जात के थे, पूछा नहीं जाता है लेकिन लिख लीजिए। थे हिंदू। दीवान राजा टोडरमल, दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में, कब 1580 में, 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त 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 व्यवस्था लागू की, व्यवस्था लागू करी। इस बात को याद रखना है। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार दो लोग थे, दोनों का नाम पूछा जाता है बहुत बार, तो याद रखेंगे तानसेन और एक कौन थे भाई, याद रखना है। वैसे तानसेन बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थे और इनका बहुत ज़्यादा मान सम्मान भी किया करते थे अकबर, गुमान हुआ करता था अकबर को उनके बिना। तानसेन लिख लीजिए। तानसेन थे जो कि अकबर के समकालीन थे और ये अकबर के संगीतकार थे, इनके दरबारी संगीतकार थे भाई, है ना। गाना बजाना ये राजाओं का काम होता था उस समय। तो यह थे। इनके सिवा एक लोग और थे। गुजरात विजय के दौरान अकबर ने, याद रखना है, पहले सुन लीजिए। गुजरात विजय के दौरान अकबर ने, आपको पता होगा भैया, अकबर ने पुर्तगालियों से एक तरह से कह लीजिए सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला। गुजरात विजय के दौरान वह सर्वप्रथम, सबसे पहले पुर्तगालियों से कब मिला, गुजरात विजय के दौरान मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र देखा, सबसे पहले समुद्र देखा। सोच लीजिए, पुर्तगालियों से मिला और पुर्तगालियों से मिलने के बाद वह समुद्र का दर्शन करता है। उसके पहले वो अंदर रहा करता था, बाहर तटों पे नहीं जाया करता था। तो याद रखेंगे इस बात को। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद, याद रखेंगे। चित्रकार कौन था अकबर के दरबार का? चित्रकार कौन था? अब्दुल समद था। अब्दुल समद हुआ करता था। और दसवंत एवं बसवान, क्या नाम था? दसवंत एवं बसावन जो हुआ करता था वह क्या था भैया? दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार ये भी थे। चित्रकार ये तीनों के तीनों चित्रकार थे, दसवंत और बसावन और अब्दुल समद। ये तीनों के तीनों अकबर के दरबार के चित्रकार हुआ करते थे। इस बात को याद रखना है आपको। इसके बाद याद रखना थोड़ी सी बात और है। अकबर के समय मनसबदारी प्रथा चलाया गया था। अकबर के समय मनसबदारी का मतलब जैसे कि आज होता है ना, कुछ लेना, घूस लेना, एक तरह से देना, ब्याज देते हैं हम लोग सरकार को ना, उस प्रकार से मनसबदारी प्रथा चलाई गई थी। और आगे अब हम लोग देखते हैं। 1 मिनट का वेट करिएगा, थोड़ा सा हम कैमरे को देखते हैं कि सारी चीजें सही चल रही कि नहीं, बस 1 मिनट। तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा स्टार्ट किया। अब आगे की कहानियां बहुत बस सुनते चलिए आप। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की, एक तरह से जो पूछा जाता है, जो शेख सलीम चिश्ती थे वो किसके समकालीन थे, किस मुगल के समकालीन थे? तो बता देंगे अकबर के समकालीन थे, जो कि बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। थोड़ा सा सहयोग करिएगा शेयर करने में अगर हो सके तो आपको। अकबर की जो एक तरह से मृत्यु होती है 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को होती है। इस बात को याद रखना है। इसे कहा जाता है आगरा के निकट, इसका जो मृत्यु होता है आगरा के निकट सिकंदर में दफनाया गया था। सिकंदरिया नाम का जगह था, सिकंदरा नाम का जगह था, वहां पे इसको दफनाया गया था। इस बात को याद रखना है। जैसे बाबर को काबुल में दफनाया गया था, उसका मृत्यु जो हुआ था आगरा में हुआ था, लेकिन उसको दफनाया कहाँ गया था? काबुल में दफनाया गया था, क्योंकि उसकी मंशा थी कि हम काबुल में दफनाया जाए, तो हुमायूं द्वारा उसको काबुल में दफनाया गया था। इस प्रकार से हुमायूं का दिल्ली में है, इनका आगरा के निकट सिकंदराबाद में है। इस तरह से याद रखना है। जैसे कि शेरशाह सूरी का सासाराम में है। ये सारी चीजें याद रखना है आपको। ये पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड करके इसको नोट कर लेंगे भाई। अब देखिए, अब यह क्या कहता है, स्थापत्य कला कहा जाता है भाई ना, कि एक तरह से स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की जो महत्वाकांक्षी थी, कृतियां थी, बहुत ज्यादा लिखा करते थे, बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन स्थापत्य कला का जो युग माना जाता है वह शाहजहां के युग को माना जाता है। और जो एक तरह से कह लीजिए कि संगीत का युग माना जाता है, वो किसको माना जाता है? जहांगीर के समय को माना जाता है। इस बात को याद रखना है आपको। अब देखिए, शिकारी एक तरह से कहा जाता है, इसकी बहुत सारी कृतियां थी। कृतियां नोट कर लीजिए कौन कौन है, बस याद करके सुन लीजिए। सिकरी में शाही महल, एक तरह से इसका एक तरह से कृति है, याद रखेंगे, जो पूछा जाता है इसके, बहुत बार पूछा गया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, है ना, कृति है इसकी, अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां ये सब हैं। आगरा का लाल किला, यह भी इसकी कृति है, ये खुद बनवाया है। और दिल्ली में आगरा का लाल किला भाई अकबर द्वारा बनाया गया है ना, याद रखेंगे। फतेहपुर सिकरी का एक तरह से शाही महल हो गया। दीवाने खास हो गया, यह सब सारी चीजें। पंचमहल हो गया। बुलंद दरवाजा हो गया। बुलंद दरवाजा गुजरात के विजय के उपरांत बनाया गया था, तदुपरांत। जोधाबाई का महल हो गया, जोधाबाई इसकी पत्नी थी। इसके बाद इबादत खाना हो गया।
एक तरह से कहा जाए इलाहाबाद का किला हो गया, ये सारी चीज़ें, इलाहाबाद वही जो आज आपका प्रयागराज बना है, और एक तरह से लाहौर का किला भी इन्होंने ही बनवाया था, इस बात को याद रखेंगे। अकबर के दरबार को एक तरह से संबोधित करने वाले 9 रत्न हुआ करते थे, याद रखेंगे 9 रत्न किसके दरबारी थे, तो बता देंगे अकबर के दरबारी थे। नाम सुनिएगा, पहला था अबुल फजल, अबुल फजल याद रखना है। दूसरा था फैजी, अबुल फजल, फैजी, तानसेन और बीरबल तो इनके सहयोगी थे ही। टोडरमल, टोडरमल आपको पता है मस्त तरीके से, और राजा मान सिंह इसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना, खाने खाना, फ़कीर अलाउद्दीन, इसके बाद मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा नाम से इनको क्यों जाना जाता है, क्योंकि कहा जाता है इनको खाने में 2 प्याज चाहिए होता है, इसलिए इनको मुल्ला दो प्याजा कहा जाता है। अब्दुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में एक तरह से राज कवि का पद धारण किया था। जो फैजी था बहुत सुरीली आवाज़ में गाता था, इस तरह से अबुल फजल भी बहुत सुरीली आवाज़ में सारी चीज़ें, मतलब लिखने का काम करते थे, कवि के रूप में जाने जाते थे। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की जो स्थापना किया गया है, अबुल फजल द्वारा ही किया गया है, वह दीन इलाही धर्म से एक तरह से मुख्य पुरोहित उसके थे, माना जाता है। अब एक बार क्या होता है, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म, मतलब जो संगीत सम्राट हैं तानसेन, उनका जो जन्म हुआ था 1506 ईस्वी में हुआ था। यह ग्वालियर के एक तरह से कह लीजिए कि ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, इस बात को याद रखना है। इनका जो एक तरह से असली नाम था, क्या नाम था, रामतनु पांडे के नाम से इनका जाना जाता था। किसको भाई याद रखेंगे, आपके जो संगीत सम्राट थे तानसेन, रामतनु पांडे के नाम से जाना जाता था, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। मियाँ का सारंग, एक तरह से इनकी मियाँ की टोडी, यह सब इनका कृति है, किसकी भाई, रामतनु पांडे के यानी कि तानसेन की। मियाँ का सारंग, मियाँ का टोडी, और एक तरह से कह लीजिए दीवार, दरबारी कान्हरा, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह बहुत सारी इनकी कृतियाँ हैं, याद रखना है। कुंठा भरड़ वाड़ी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दिया था। कुंठा भरड़ वाड़ी विलास, है ना, क्योंकि बहुत अच्छे सुरीली आवाज़ में गाया करते थे मस्त तरीके से। तो इनको जब भी सारी चीज़ें गाना बजाना होता था, रामतनु पांडे को यानी कि टोडरमल को, मतलब तानसेन को बुलाया जाता था दरबार में। एक बार क्या हुआ, तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व एक तरह से कह लीजिए रीवा के राजा रामचंद्र के राज आश्रम में कार्य कर रहे थे। एक तरह से वहाँ पर एक तरह संरक्षक के रूप में, अभी कह लीजिए राजा आश्रम होता है ना, राजा आश्रम मतलब राजा के श्रम में रहना, या फिर राजा के शरण में रहना, राजाश्रय कहा जाता है, राजा श्रम नहीं, राजाश्रय मतलब राजा खुद श्रय दिए होते हैं, श्रेय अपनी शरण में रखे हुए होते हैं, क्योंकि दरबार की शोभा बनाने के लिए नवरत्न का यूज किया गया था अकबर के समय। अब अकबर के काल में एक तरह से कह स्वामी हरिदास भी एक तरह से महान संगीतज्ञ थे, ऐसी बात नहीं, एक ही कवि थे, बहुत सारे कवि हुआ करते थे उस समय भी। वृंदावन में रहने वाले भगवान की उपासना करते थे। यह कौन भाई, याद रखेंगे, हरिदास, है ना, वृंदावन में रहते थे, वहाँ भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, कहा जाता है तानसेन के गुरु जो थे हरिदास थे। और जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि हरिदास एवं तानसेन दोनों में मान सिंह तोमर की शिष्यता दिखती थी, झलकती थी। इस तरह से बतलाते हैं कि ये दोनों किसके शिष्य थे, मान सिंह के शिष्य थे, है ना। यह भी प्रचलित है कि भाई जो आपके हरिदास थे, गाने सुनने के लिए अकबर जब इनको बुलाता है तो यह मना कर देते हैं साफ साफ कि भाई हम नहीं, हम अपने प्रभु के ही शरण में रहेंगे, हम आपके दरबार में नहीं आएंगे। इस प्रकार की बातें इन्होंने की। बस थोड़ी देर और रहिएगा हमारे साथ, अब आपको अकबर के बारे में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब देखिए जैसे ही अकबर इनको बुलाते हैं, उन्होंने कहा, उनका कहना होता है कि भाई केवल हम अपने भगवान के शरण में गाएंगे, हम किसी के दरबार में नहीं गाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी जो चीज़ हम चाहते हैं। अब देखिए अकबर ने भगवान दास यानी कि आमेर के राजा भारमेल के पुत्र भगवान दास जो रहते हैं, भगवान दास ये कौन होते हैं, ये आमेर का जो किला जीता हुआ होता है अकबर, उसी के बेटे उसके आमेर के राजा भारमेल के पुत्र हुआ करता था। भारमेल उसमें राजा था, जो कि खुद एक तरह से पूरा का पूरा राजपाट अकबर को सौंप दिया था। तो भारमल का पुत्र कौन था, यह भगवान दास, भारमल का पुत्र हुआ करता था भगवान दास। अमीर उल उमरा की उपाधि इसको दिया गया था अकबर द्वारा, अमीर उल उमरा की उपाधि इसके द्वारा दिया गया था। मुसुफ जाइयों या फिर मुजफ्फ जाइयों कहा जाता है। याद रखेंगे मुसुफ जाइयों के विद्रोहों को दबाने के दौरान बीरबल की मृत्यु हुई थी। बीरबल की मृत्यु कब हुई थी, तो बता देंगे यूसुफ जाइयों, एक मिनट, यूसुफ जाई लिखिएगा, यूसुफ जाइयों के एक तरह से दबाने को लेकर जब यह विवाद छिड़ता है, तो उसी समय अकबर द्वारा बीरबल को भेजा जाता है। बीरबल जाते हैं वहाँ पे दबाने के लिए, लेकिन पता चलता है उनका खुद का दायां हाथ काट दिया जाता है। एक तरह से मतलब कि खुद का दायां हाथ अकबर के जो होते हैं बीरबल होते हैं, और बीरबल
को मार दिया जाता है, उसमें बीरबल बीरबल मृत्यु हो जाती है बीरबल की, याद रखेंगे, है ना। 1585 के आसपास में इनकी मृत्यु होती है, 1584 या 85 के आसपास में, याद रखना है आपको। अब देखिए 1602 ईस्वी में सलीम, 1602 ईस्वी में सलीम जो कि अकबर का पुत्र होता है, सलीम अकबर का पुत्र होता है जहांगीर, जिसको जहांगीर के नाम से जानते हैं सलीम को, जहांगीर अलीम सलीम यानी कि जहांगीर 1602 ईस्वी में निर्देश पर, मतलब कि किसके निर्देश पर, इस सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा, दक्षिण से आगरा, दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दिया। मतलब जो सलीम था, सलीम के कहने पर आगरा से आ रहे दक्षिण, मतलब आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में ही मारने की बात करवा दिया गया। अबुल फजल या फिर अब्दुल फजल को रास्ते में ही मरवाने की बात किससे किया गया है, किसने कहा है, सलीम अली ने कहा था, यानी कि जहांगीर ने कहा किसको मारने के लिए, अब्दुल फजल को कहा है मारने के लिए। किससे कहा है मारने के लिए, याद रखना है, किससे कहा है, बुंदेला के राजा थे, सरदार क्या नाम था, वीर सिंह बुंदेला से कहा गया था भैया इसको उड़ा दो, रास्ते में ही इन्होंने उड़ा दिया था, रास्ते में, इस चीज का याद रखना है। अब देखिए मुगल सम्राट के दरबार में बहुत सारी चीजें और होती हैं। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना करी थी, हमने आपको बताया था। नकीब खां हम लिख दे रहे हैं इस वजह से कि आप देख सकें। नकीब खां अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख अब्दुल कादिर, लिख लीजिएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी और कह लीजिए कि क्या नाम रहता है उसका, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है, फारसी में अनुवाद किया है। किसने किया है भाई फारसी में अनुवाद, याद रखना है, अब्दुल कादिर बदायूनी और कलिए शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत को फारसी में अनुवाद किया है। इस बात को याद रखना है। 1 मिनट थोड़ा सा और विलंब हो सकता है, बस 5 मिनट और ले गया आपका। मात्र 5 मिनट घड़ी का देखा, बस खत्म होने वाला है। अब देखिए क्या होता है। अब आपको पता होगा जो रज्मनामा किसे कहते हैं, महाभारत को, और इसके ही समय फारसी में अनुवाद जो रामायण और महाभारत को किया गया था इन दोनों के द्वारा। अब जो रज्मनामा होता है वो अकबर के ही समय महाभारत को बोला जाता था। रज्मनामा क्यों बोला जाता था, क्योंकि उस समय महाभारत में बहुत छोटे मतलब एक तरह से बहुत कम शब्द थे, इस वजह से। अब जब बड़ा हो गया तो महाभारत बोलने लगे उसे, याद रखेंगे। अब देखिए बहुत सारी कृतियां हैं जो हम आपको बताते हैं। पंचतंत्र को फारसी में बदला गया था, अनुवाद किया गया था इसी के समय, उनका नाम था अबुल फजल द्वारा किया गया था, जो कि उसका नाम रख दिया गया था अनवरत ए शादीन नाम से उसको बुलाया जाता था। तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दामिस नाम से एक तरह से कह लीजिए कि जो आपका पंचतंत्र था उसको एक तरह से फारसी में अनुवाद किया था। हाजी इब्राहिम सरहरी ने अथर्ववेद का एक तरह से फारसी में अनुवाद कर दिया था। मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगड़ी का एक तरह से फारसी में अनुवाद कर दिया था, याद रखेंगे। अब्दुल रहीम खाना ने तजुक ए बाबरी की कृति को एक तरह से फारसी में अनुवाद कर दिया था। इधर फैजी ने एक तरह से दमयंती करके था, सूरदास द्वारा रचना था, उसको इन्होंने फारसी में अनुवाद कर दिया था, कथा को पूरा बांध दिया था। इस तरह से बहुत सारे लोग इसके समय थे जो, क्योंकि फारसी जो शब्द है, लैंग्वेज है, वह मुगलों में बहुत ज्यादा यूज हुआ करता था, इस वजह से। अकबर के काल में, याद रखेंगे, काल को हिंदी साहित्य का एक तरह से कहा जाता था, स्वर्ण काल कहा जाता था हिंदी साहित्य का, क्योंकि इतने साहित्यकार थे इसके समय। और उसी जगह अगर संगीत का कहा जाता है, किसके संगीत का काल, संगीत का युग किसके काल को कहा जाता है, तो बता देंगे जहांगीर के समय को संगीत का युग कहा जाता है। इसके बाद शाहजहां के युग को स्थापत्य कला का काल कहा जाता है। ये बातें पूछी जाती हैं। अकबर ने बीरबल को एक तरह से कवि प्रिय की भी उपाधि दिया था, याद रखेंगे। कवि प्रिय एवं नरहरी दोनों उनको कहकर बुलाया जाता था। महापात्र की भी उपाधि उन्हीं को दिया गया था, अकबर ने बीरबल को दिया था, याद रखेंगे। बुलंद दरवाजा की निर्माण भी अकबर द्वारा ही कराया गया था गुजरात विजय के दौरान, ये बात भी याद रखेंगे आप, ठीक है भाई। अगर छोटे मोटे कहीं गलती हुई होगी हमसे ना, तो माफी दीजिएगा, क्योंकि एकला में बोलते चले गए, क्योंकि जो चीज़ें हमें याद हैं वो चीज़ हम बकते चले जाते हैं, और शायद कहीं से मिस्टेक हो गया हो तो माफ़ करिएगा। वैसे हम सारी चीज़ कोशिश कर लिए हैं कि मिस्टेक नहीं हुआ है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलिए।
अब देखिए चार बाग की भी स्थापना कराई गई थी। याद रखें चार बाग जो बनाया गया था, एक तरह से बनाने जाने का प्रथा कब से स्टार्ट हुआ था? तो अकबर के समय ही स्टार्ट हुआ था। लास्ट बात, अकबर नक्कारा, नगाड़ा यानी कि नगाड़ा बजाना था बहुत मन से, बहुत खुशी से, बहुत ही एक तरह से वाद्य यंत्र था उसका नगाड़ा बजाना, नक्कारा जिसे कहा जाता था उसमें। बस इतनी बातें थी अकबर के विषय में। अब आगे लाएंगे हम लोग, अगर आप कहेंगे तो राणा प्रताप के ऊपर ला देंगे, महाराणा प्रताप के ऊपर, और जो उसके उनके हाथी थे राम प्रताप, और जो उनका चेतक था, काफ़ी ज़्यादा प्रिय था, लोकप्रिय था। अगर ऐसे जीवन में हर किसी को मिल जाए जो सच में एक आदमी के लिए एक आदमी जीने लगे, मतलब होना चाहिए लाइफ में एक ऐसा, और होगा सबके लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए जो कि खुद मतलब आपके लिए मरे और आप उसके लिए, इस तरह की सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसे राणा प्रताप को घोड़ा और हाथी था, राम प्रताप और चेतक था, बाद में डेथ हो जाता है उसका, तो इसी शोक में राजा मतलब कि राणा प्रताप जी का भी एक तरह से बाढ़ चढ़ाते वक्त उनका डेथ हो जाता है। अगर आप चाहेंगे तो राणा प्रताप के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, अन्यथा जितना बता दिए वो बहुत पर्याप्त है, पढ़ते रहिए। इसके बाद हम जहांगीर के ऊपर वीडियो लाने वाले हैं। धन्यवाद।